नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सवाल तो बनता है में और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस में भाजपा के दो दिग्गज नेताओं के साथ मुलाकात करते हैं। अब योगी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर से बंद कमरे के बीच करीब 2 घंटे तक ये मुलाकात चली है और उसके बाद अटकलें तेज हो गई हैं। ओपी राजभर अपने बेटे अरुण राजभर और अरविंद राजभर के साथ ये मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। हालांकि इस बैठक के बाद राजभर ने यह कहकर के अटकलों को खारिज करने की कोशिश जरूर की कि वो अपने क्षेत्र के कुछ काम के सिलसिले में मिलने के लिए गए थे। दयाशंकर सिंह ने भी कहा कि ओपी राजभर एक बस डिपो की मांग को लेकर के आए थे। हालांकि उनसे जब राजभर के भाजपा के संग आने की संभावनाओं को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि अगर ओपी राजभर एक विधायक के तौर पर अपने क्षेत्र के कामकाज के लिए मिलने गए थे तो मंत्री कार्यालय क्यों नहीं गए? इस तरह से गेस्ट हाउस में मुलाकात के दूसरे मायने निकाले जाने लाजमी हैं। अब राजभर के दोनों बेटे भी साथ में थे जो कि सुभासपा के पदाधिकारी हैं। तो सवाल यहां पर यह है कि अगर राजभर को अपने क्षेत्र से संबंधित किसी भी सिलसिले में कोई काम था तो फिर वो बेटों को साथ लेकर क्यों गए? अब यह मुलाकात ऐसे समय पर भी हुई है जब पिछले दिनों राजभर की गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की खबरें भी सामने आई थीं। हालांकि उस समय भी सुभासपा प्रमुख ने इन खबरों का खंडन करते हुए कहा था कि वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं और बने रहेंगे, और आज भी इसी बातों को उन्होंने इंडिया न्यूज के साथ भी एक्सक्लूसिव बातचीत में दोहराया। लेकिन अब यह मुलाकात हो रही है और मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, और अब यह मुलाकात आगे आकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या नया रंग दिखाएगी, इस पर सवाल तो बनता है। तो ओपी राजभर ने बीजेपी के 2 मंत्रियों के साथ बंद कमरे में मुलाकात की और इसके बाद हमारे सहयोगी ने राजभर के साथ खास बातचीत की है। उनका कहना क्या कुछ है, पहले आपको यह सुनवाते हैं। सुभाष ओम प्रकाश राजभर ने दयाशंकर सिंह जो कि परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश से मुलाकात की है, क्या मुलाकात रही, क्या मायने से? देखिए, हमारी पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं अशोक यादव जी, उनकी पत्नी का शिक्षा विभाग से संबंधित काम था। एक तो इसको लेके गए थे। हमारे साथ मिथिलेश सिंह हैं, उनका रोडवेज का मामला था, बस अड्डा और वो बसें चलाने का जौनपुर और बनारस के लिए, और इसी तरह 4-5 काम थे। तो आज संजोग से हमारी उनकी मुलाकात हुई। फोन किए तो कहाँ हैं, तो हमने कहा ठीक है तो मुलाकात हो जाए, तो गए थे इसी मामले में। आपकी नाराजगी जब हुई थी बीजेपी से, उस समय भी आपको मनाने के लिए दयाशंकर सिंह पहुंचे थे, हालांकि इस पर आपने बात नहीं की थी। अभी एक बार फिर से क्या लग रहा है कि चुनाव हो गए 22 के 24 के चुनाव होने, उसको लेकर क्या कुछ आपकी आगे बात हो सकती है? देखिए, ऐसा है ना कि हम अपनी लड़ाई जनता की जो है बीच में, जो जनता को जरूरत है। देखिए, आज देश प्रदेश समाज तरक्की तभी करेगा एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा हो, गरीबों का इलाज फ्री में हो, जातिवार जनगणना हो, नौजवानों को रोजगार मिले, नौकरी मिले, ये चीजों की जरूरत है। प्रदेश में लाइन ऑर्डर ठीक हो, इस बात को लेकर के हम बराबर, चाहे सरकार को से निवेदन करना हो, चाहे जनता से, हम इस बात को समझा रहे हैं कि आज महंगाई का आलम ये है कि गरीब आज 100 लोगों में से ढूंढेंगे तो 90-95% लोगों के घर में नींबू नहीं पहुंच पा रहा है। महंगाई 3 गुना 4 गुना बढ़ गई, गरीब कैसे जिएगा, खाएगा, रोजगार नहीं है। तो इस बात को लेकर बराबर हम लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो इन सब मुद्दों को लेकर हम लड़ते हैं, और हमारा कोई व्यक्तिगत नहीं है। आपने देखा, हम व्यक्तिगत अगर हमको कोई लाभ लेना होता तो मैं तो सरकार में था, पिछली बार छोड़ छाड़ दिया। इन्हीं सब चीजों को लेके कि सामाजिक न्याय समिति की सामाजिक न्याय की बात सब लोग करते हो, तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं करते हो? तो ओम प्रकाश राजभर थे साफ तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर अपनी बात कही। वहीं ये भी कहना है कि जो दयाशंकर सिंह से मुलाकात थी वो उनकी व्यक्तिगत थी। शिवम के साथ रवि कुमार, इंडियन लखनऊ। हम तो कहना चाहूंगा कि वहां के जो डीआईजी हैं, आईजी हैं, एसपी। मुलाकात के बाद आप देखते हैं कि हमेशा इस तरह से ओम प्रकाश राजभर फिर सफाई भी देते हैं और उसके बाद अलग अलग तरह की बातें ओम प्रकाश राजभर कहते हैं। लेकिन अब मुलाकात के चूंकि सियासी मायने निकाले जाते हैं और इसलिए अब ये जो मुलाकात हुई है 2 मंत्रियों के साथ, उसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। ये बात अलग है कि ओम प्रकाश राजभर इससे इनकार कर रहे हैं, लेकिन इस मुलाकात के तमाम कारण हमने आपको बताए हैं, क्योंकि अगर ये मुलाकात सियासी नहीं थी तो फिर ये कार्यालय में भी हो सकती थी। बेटों को साथ लेकर के अगर गए हैं तो उसके क्या मायने हैं, आज ये समझते हैं। सवाल तो बनता है कि शुरुआत करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। शरद त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। शरद त्रिवेदी जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में।
अब्बास हैदर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अब्बास हैदर जी आपका भी स्वागत है। जैनेंद्र अरकवंशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं सुभासपा के। जैनेंद्र अरकवंशी जी आपका भी स्वागत। और संजय राणा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजय राणा जी आपका भी स्वागत है। जैनेंद्र जी, आज इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगा, चूंकि पहले भी जब मुलाकात हुई अमित शाह के साथ, तब भी ओम प्रकाश राजभर ने उन बातों को खारिज किया, कहा कि नहीं मैं तो लखनऊ में मौजूद हूं, मैं दिल्ली गया नहीं, मेरी ऐसी कोई मुलाकात नहीं। आज भी जो मुलाकात हुई उसके कहा कि सियासी मायने ना निकालें, हमारे कुछ काम थे जिसको लेकर के हमने ये मुलाकात की। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही भर है? इसको कैसे देखा जाए? आपका पहला रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगा जैनेंद्र जी। नमस्कार सभी दर्शकों को। आयुष भाई, मैं यहाँ साफ कहना चाहूंगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी की कभी मुलाकात 10 और 11 मार्च को नहीं हुई। उसका कारण भी मैं बता देता हूँ कि बहुत सालों से ओम प्रकाश जी के यहाँ पर कुछ पारिवारिक वजहों से होली नहीं मनाई जाती है। वो लोग घर में ही अपने आप को बंद करके रहते हैं और इस वजह से उस दिन उनका निकलना तो पॉसिबल था ही नहीं। जिस दिन की बात हो रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से ओम प्रकाश जी की मुलाकात हुई, तो पहली बात तो यहाँ खत्म हो जाती है। दूसरी बात जो आज की है कि दयाशंकर सिंह जी से मुलाकात हुई और वहां पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी भी मौजूद थे। तो मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि यह मुलाकात दयाशंकर सिंह जी के साथ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के संबंध बहुत पहले से ही, मतलब राजनीति के बहुत पहले से, पिछले 10-15 साल से बहुत अच्छे हैं और घनिष्ठ संबंध हैं। एक तरह से आप पारिवारिक संबंध कह सकते हैं। तो उनसे मेल मुलाकात तो चलती रहती है, आपने पहले भी देखा। और पहले भी इस तरह की अफवाहें उड़ी कि अब भाजपा में जा रहे हैं, तब भाजपा में जा रहे हैं, तब भी माननीय जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसका खंडन किया था। आज भी ऐसा ही उन्होंने पूरी बात बता दी, लेकिन मीडिया और भाजपा उसको हवा देने में लगा है। हालांकि मैं मानता हूं राजनीति में संभावनाओं को भी खारिज नहीं, ये बात बिल्कुल आपने जैनेंद्र जी आप सही कही, क्योंकि मैं इसी विषय पे आने वाला था। देखिए, आपने भी कहा, ये बात ओम प्रकाश राजभर भी कह रहे हैं कि भाई देखिए, हम ऐसा नहीं है कि हमारी कोई दुश्मनी है, हमारे व्यक्तिगत हमारे जो संबंध हैं वो भी हैं। दूसरा ये है कि हम मुद्दों के आधार पर अलग हुए थे और अब चूंकि कई तरह की जो चर्चाएं हैं उसमें एक तो मुलाकात, अगर आप ये कहते हैं कि अपने काम को लेकर के या विभाग से संबंधित कुछ था, तो वो कार्यालय में भी हो सकती थी। अगर गेस्ट हाउस में मिलेंगे तो जाहिर बात है भाई उस पर तो सवाल उठने लाजमी है ना। और वही सवाल हम पूछ रहे हैं क्योंकि इसके पहले भी आप बीजेपी के साथ रहे हैं ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि क्या सब सही है? गठबंधन के साथ हैं आप, समाजवादी पार्टी के साथ हैं, या फिर कुछ आपने कहा कि संभावनाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं, तो क्या वो संभावनाएं बन रही हैं? देखिए, राजनीति में आजकल मतभेद को मनभेद मान लिया जाता है, जबकि हमारे नेताजी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी मतभेद को अपनी अलग जगह रखते हैं। मनभेद उनके मन में किसी के लिए नहीं है। तो मतभेद हमारे जो मुख्य प्राथमिकताएं हैं उनको लेके हो सकती हैं और है भी दूसरे दलों से, जो जिन्होंने हमारे काम नहीं किए थे जब हम उनके साथ, भाजपा के साथ सत्ता में थे। तो यहाँ ऐसी गुंजाइश खत्म भी नहीं होती है। और लेकिन हमने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि 2024 में सपा के साथ मिलके और 2027 में सपा के साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे। और इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय आजम खान जी से भी मुलाकात करने वाले हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी। तो मैं इन चीजों को खारिज करता हूँ। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि वो वहां पे बस अड्डे की बात करने गए थे और हुआ ये था कि सुबह के समय जब उन्होंने फोन लगाया था तो वो ऑफिस में ना होके उस समय केंद्रीय मंत्री जो आए हुए थे उनसे वहां पे मुलाकात करने पहुंचे थे। और वहीं पे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी भी पहुंच गए कि वहीं पे बात हो जाएगी। तो इस वजह से आपको लगा होगा कि शायद कोई नई संभावना यहाँ निकल सकती है, तो ऐसा नहीं है, मेरा ये कहना। चलिए ठीक है शरद त्रिवेदी जी, देखिए ठीक है, क्योंकि दयाशंकर सिंह जी भी से भी जब हम लोगों ने सवाल पूछा शरद जी, तो उन्होंने भी इसी बात को कहा कि ठीक है वो अपने काम के लिए आए थे, लेकिन राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। ओम प्रकाश राजभर की इस मुलाकात के क्या मायने समझे जाएं? मुझे लग रहा है कि प्रथम दृष्टया जो ओपी राजभर जी ने कहा और हमारे जो मित्र ने कहा जैनेंद्र जी ने, उस बात को मानना चाहिए, क्योंकि ये स्वस्थ लोकतंत्र है, इसमें कोई भी किसी से मिल सकता है। और जो भी शीर्ष मंत्री हैं उनसे हर जो विधायक है उसका कर्तव्य है कि अपने क्षेत्र के लोगों के लिए उनके समस्याओं को लेके वो मंत्रियों से मिलके उन समस्याओं को अपने स्तर पर सुलझाने की कोशिश करें। और मिलने में तो जैसे अभी ये भी अरकवंशी जी ने कहा कि जो विकल्पों का पे ही पूरी राजनीति निर्भर करती
रहती है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो हर राष्ट्रहित में सोचने वाले या राष्ट्रवादी लोगों के लिए हमेशा जगह खुली है। पहले भी लोग साथ थे, दोबारा भी साथ आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे माननीय मुलायम सिंह जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दिया प्रधानमंत्री बनने का, अखिलेश जी ने खुद माननीय योगी जी को उन्होंने बधाई दी चुनाव जीतने पे, तो ये तो एक स्वस्थ लोकतंत्र है। हमारी वैचारिक मतभेद हैं, वैचारिक संघर्ष है, हम लोग अपने अपने तरीके से देश की सेवा करते हैं। तो इसमें कोई मतलब कोई हम लोग दुश्मन नहीं है व्यक्तिगत रूप से। हमारे सारे जो पैनल में सब मेरे मित्र हैं। परकवंशी जी से तो कई बार हम लोग आमना सामना होता है, बहुत ही अच्छे मित्र हमारे। तो ये सब राजनीतिक स्तर पे बात होती है, हर तरह से बात होती है, हर विषय पे बात होती है। अगर कोई विकल्प निकलता है तो सबके लिए अच्छा होगा। अब्बास हैदर जी, समाजवादी पार्टी में सब कुछ सही है, खासतौर से गठबंधन के लिहाज से मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि अभी कल हम लोगों ने शिवपाल यादव का ट्वीट देखा, आजम खान के साथ इस समय क्या कुछ चल रहा है, या उनकी तरफ से, या ईद पर भी उन्होंने, उनके बेटे ने जिस तरह से ट्वीट किया, और अब ये मुलाकात हो रही है, इसको हालांकि इनकार कर रहे हैं कि भाई ये राजनीतिक नहीं है, लेकिन गठबंधन में सब कुछ सही है क्या अब्बास हैदर जी? देखिए, बिल्कुल सब कुछ सही है, और राजनीति में इस तरह से लोगों की व्यवहारिकता नहीं खत्म हो जाती। लोग अपने काम से मिलते हैं। राजभर जी विधायक है, अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के वो किसी भी मंत्री से सबसे मिल सकते हैं, स्वतंत्र है, और अपने काम के लिए मिलना भी पड़ता है क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के, जो विभाग में काम नहीं होते उसको लेकर के। तो ये कोई आम बात है, ये कोई ऐसी बात है जिसपे चर्चा हो। लेकिन वजह क्या है इस बात पे चर्चा हो रही है? आज जब उत्तर प्रदेश के ललितपुर में एक एसएचओ द्वारा थाने में एक महिला जो अपने गैंग रेप की रिपोर्ट लिखाने गई थी, उसके साथ बलात्कार किया जाता है। इस तरह से उत्तर प्रदेश में गुंडा राज व्याप्त है। आज उत्तर प्रदेश की जनता अपनी समस्याओं को लेकर के थाने में जाने डर रही है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं थाने पे हो रही है। तो ऐसे विषयों पे बात ना होने पाए, मुझे लगता है इस वजह से ऐसी बातें सामने लाई जा रही है। आप देखिए, एक जगह कहीं पे पता चला है कि आप चाकू से भोग के जो है हत्या हो जाती है, फिरोजाबाद में महिला की हत्या हो जाती है। कितने दुष्कर्म एक दिन में उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, जब पुलिस ही जो है, आप समझिए जनता पुलिस से सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है उत्तर प्रदेश में, तो क्या होगा? मुझे लगता है ये विषय महत्वपूर्ण है, इन विषयों पे बात होनी चाहिए, और इस तरह की बातें लाने का कोई महत्व नहीं है, इस तरह की बातों का कोई औचित्य नहीं है। संजय राणा जी, इसको इसी तरह से देखेंगे, कैसे इसका विश्लेषण करेंगे एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते? देखिए, ऐसा है कि ये शिष्टाचार मुलाकात भी हो सकती है, एक नेता दूसरे नेता से मिलता रहता है। एनीवे, जो राजभर साहब हैं, इनके बारे में फेमस भी है, और हो सकता है ये अपने कार्य की वजह से विधायक हैं, तो विधायक क्षेत्र के कार्य की वजह से गए भी हों ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से मिलने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इतनी सीधी मुलाकात है। देखिए, मुलाकातों का बहुत सी चीज़ें होती हैं, और इनके बारे में अगर आप पूरा इनका बैकग्राउंड देखेंगे, उनकी राजनीति करने की शैली देखेंगे, तो उसमें थोड़ा सा एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है इनके कार्यों पे और इनके कार्य करने के तरीके पे। तो हो सकता है बहुत दिन से, देखिए ऐसा होता है कि जो भी छोटी पार्टियां होती हैं, छोटी पार्टियां हमेशा आयुष जी सत्ता में रहना चाहती है। सत्ता में रहने का उसका दो कारण हो सकता है। कारण ये होता है कि अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट कर सके, अपनी पार्टी का डेवलपमेंट कर सके, अपना डेवलपमेंट कर सके। अब ये देखिए पहली बार ये जब भारतीय जनता पार्टी के साथ 2017 में बन के आए थे, तो इनको काफ़ी उम्मीदें थी और काफ़ी कुछ कोशिश कर रहे थे कि मैं कुछ करूंगा, ये चीज़ें ला, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। फाइनली उन्होंने पार्टी छोड़ दी कि उनके मन मुताबिक कार्य नहीं हो रहा था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप जो चाहे वो नहीं कर सकते, सिस्टमेटिक पार्टी है, यहाँ पे तरीके से काम होता है। तो ये उस चीज़ को सेट नहीं हो पाए थे, उस चीज़ों में अपने आप को समावेश नहीं बना पाए थे, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी और समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गए। अब क्या है, समाजवादी पार्टी, उनको लग रहा था कि मीडिया हाइप तो आपको पता ही कैसे था कि समाजवादी पार्टी सरकार बना सकती है। अगर समाजवादी पार्टी सरकार बना लेती तो इनके लिए बल्ले बल्ले हो जाती। अब समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बना पाई है, तो इनके लिए एक बड़ा ही, अपने लिए बड़ा ही प्रॉब्लम हो गया, पार्टी लेवल पे प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए, ऐसा होता है ना कि पार्टी चलाने के लिए भी आपको धन और बल की जरूरत होती है, और धन और बल नहीं है, और धन और बल तभी आता है जब आप सत्ता में रहते हैं। विपक्ष में रहकर के धन और बल नहीं आ सकता है। तो राजभर जी अपने पुत्रों के साथ जब मिलने गए थे, इनका हो सकता है एक तरह से कोशिश कर रहे हो कि एनडीए में आ जाएं, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी हो या एनडीए हो, इनको अपने साथ लेने में उनको कोई ज़्यादा दिलचस्पी या जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं इनसे कोई लाभ नहीं है उनको भी। लेकिन ये अपना प्रयत्न कर रहे हैं। हाँ ठीक है, जब अगर प्रयत्न सक्सेसफुल हो जाएंगे तो ये बोल देंगे कि हाँ मैंने ज्वाइन कर लिया या नहीं ज्वाइन कर लिया, लेकिन हाँ ये प्रयासरत हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए में
अपना एक समावेश बना पाए, पार्टी में आ जाए, जिसकी वजह से इनकी राजनीति चलती रहे। नहीं, देखो, राजनीति 24 की चलना- तैयारी के साथ जोड़ेंगे क्या? क्योंकि अभी 22 तो निकल गया भाई, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके आप जो मैक्सिमम हो सकता था वो तो हुआ, लेकिन अब 24 में जब आप उसको ब्रॉडर वे में देखेंगे तो फिर तो भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ हो सकता है। किस लिए इस मुलाकात या इसके मायने इस तरह से समझे, या उस तैयारी में है? आयुष जी देखिए, थोड़ा सा राजनीति, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है वो थोड़ा थोड़ा बदल रही है, काफी बदल गई 2012, 17 और 22 में। अब वो जातिगण समीकरण उतने नहीं रह गए। उतना समीकरण होता जिस हिसाब से इन्होंने बोला था कि सारे राज्यभर हमारे साथ हैं, तो 17 की 17, 18 की 18 सीट जीत जानी चाहिए, और समाजवादी का साथ भी था, तब भी अपनी सीट नहीं निकाल पाए। और भारतीय जनता पार्टी के परसेंटेज में देखिए, जितनी सीट मिली थी, जितने पे लड़े, जितने पे अगर जीते हैं, तो काफी इसमें अच्छा इनका परफॉर्मेंस नहीं रहा। 2024 की गणित में लगे हो सकते हैं, हो सकता है इनको अपने पुत्र को एमपी का टिकट दिलाना हो या किसी रिश्तेदार को दिलाना हो सकता है एनडीए के साथ आकर के 2024 का चुनाव लड़ने की तैयारी हो। इसमें कुछ संभावनाओं का खेल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ये हो सकता है। लेकिन हाँ, ये राजभर साहब जरूर चाह रहे हैं कि एनडीए का साथ मिल जाए तो इनकी नैया पार लग जाएगी, चाहे वो 24 हो, चाहे उत्तर प्रदेश की राजनीति हो। जैनेंद्र अरकवंशी जी, जवाब दीजिए। देखिए, जैसे जो पत्रकार महोदय हैं उन्होंने बताया कि हमारा उतना मतलब दबाव या वोट परसेंटेज नहीं आया, तो मैं उनको क्लियर कर दूं कि पिछली बार हमारे 4 विधायक थे, इस बार 6 विधायक हमारे टिकट पर जीते हैं और एक हमारा विधायक सपा के टिकट पर, सपा के चुनाव कितने पे ये देखिए, पहले 8 पे लड़े थे। और दूसरी चीज मैं दूसरी चीज बता देता हूँ, और जिस भाजपा के खिलाफ हम लड़े थे, तो मैं 5 जिलों का उल्लेख कर देता हूँ: आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, जो कि हमारी बेल्ट है और जहां पे हमारा पार्टी का सबसे ज्यादा दबदबा है। वहां पे भाजपा की 17-18 सीटों में से केवल 3 सीटें आई हैं। तो मैं पहले ये स्थिति स्पष्ट कर दूं कि जिन चीजों को लेके भाजपा के खिलाफ लड़े थे, उस क्षेत्र में तो कम से कम भाजपा नहीं जीत पाई। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि मन मुताबिक काम नहीं हो पा रहा था जब पिछली बार हम भाजपा के साथ थे सरकार में। तो मैं बता दूं कि मन मुताबिक जो कार्य था वो था पिछड़ा जो वर्ग है उसके आरक्षण में 3 भागों में विभक्त करना, और उसके मतलब हमारे नेताजी के कहने पर एक समिति भी बनाई गई थी और समिति की रिपोर्ट भी आ गई थी। और रिपोर्ट मई में समिति बनी थी, अक्टूबर में रिपोर्ट आ गई थी, और रिपोर्ट आने के 3 महीने बाद तक उस पर कोई कार्रवाई कोई सुनने को तैयार नहीं था, रिपोर्ट देखने को तैयार नहीं था। और मतलब जब फरवरी मार्च में चुनाव होने थे, अप्रैल में लोकसभा के, तो उससे पहले इसी वजह से अलग हो गए कि अगर लोकसभा चुनाव की को देखते हुए भी अगर ये आज रिपोर्ट नहीं देख रहे हैं उठा के, तो हम लोगों का लोकसभा चुनाव के बाद आपने कहा रिपोर्ट, तो जाएगी। दूसरी चीज ये भी है, संजय जी ने कहा कि भाई देखिए पुराना भी हमको ट्रैक देखना पड़ता है। चुनाव के जब रिजल्ट आए उसके ठीक बाद का ओम प्रकाश राजभर जी का इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनको तो पहले ही चरण में पता चल गया था कि नतीजे क्या होने वाले हैं। अब अगर इस तरह के स्टेटमेंट देंगे तो भाई जाहिर है ना कि कुछ सुगबुगाहट अगर होगी, मुलाकात आप करेंगे तो उसके सियासी मायने निकाले जाते हैं। इतना आसान और सीधा सरल नहीं है जितना आप समझा रहे हैं जैनेंद्र जी। और अगर ऐसा था तो इस तरह के स्टेटमेंट क्यों दिए? फिर हमारे नेताजी बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं और साफ और सीधा बोलते हैं, वो कभी घुमा फिरा के बातें नहीं करते। सबसे पहले आप उनसे जो भी सवाल पूछते हैं वो उसका वही उत्तर देते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। दूसरी चीज कि जहां तक बात आई, जो आज परिदृश्य में इस बात को उठाया जा रहा है, एक निजी मुलाकात और कार्य को लेके हुई मुलाकात को पार्टी छोड़ने और साथ छोड़ने के लेके दिखाया जा रहा है, उसका कारण यही है कि उन्होंने स्पष्ट बोला है कि बात होनी चाहिए आज महंगाई पे, या जो कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है कि पुलिस इंस्पेक्टर एसएचओ खुद ही बलात्कार में शामिल है, एक वो भी एक मतलब बलात्कार पीड़िता के जो नाबालिग है उसके। तो चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, चाहे बिजली की समस्या हो प्रदेश में, तो आज बात इनकी होनी चाहिए। लेकिन मुद्दा भाजपा ने इस तरह से बनाया है कि एक प्राइवेट मुलाकात को, मुझे बताइए कि ये मुद्दे कहाँ चर्चा नहीं हो रही है, बताइए ना। मैंने ही 2 डिबेट करी है सुबह से। वो नहीं कह रहा हूँ कि न्यूज चैनल नहीं कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप नहीं कर रहे, लगातार मैं कह रहा हूँ कि भाजपा जिस चीज को आज के दिन में ज्यादा हवा दे रही है वही मुद्दे उठ रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की सुगबुगाहट वहां पूरे
मंत्रालयों या आसपास पूरे लखनऊ में रहती है, तो वही मुद्दे फिर मीडिया भी उठाएगा कि जो आज सबसे ज्यादा चल रहा है। जैनेंद्र जी, बड़ी अच्छी मैं बात आप पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। नहीं, बहुत अच्छी आप बात कर रहे हैं। टीवी डिबेट में इस तरह की चर्चाएं होती रहती है, जैसे आयुष भाई ने बोला है। लेकिन आप बताइए, जैसे आप बोल रहे हैं कि महंगाई पे आप बात चर्चा करना चाहते हैं, बेरोजगारी पे चर्चा करना, भाई आप कितने बार रोड पे आकर के चर्चा करने के लिए बात कर रहे हैं? कितने बार सिलेंडर लेकर के रोड पे खड़े हो गए? कितने बार सरकार खिलाफ रोड पे आंदोलन कर रहे हैं कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए? देखिए, ऐसा एयर कंडीशन की राजनीति हर इंसान कर रहा है। मैं पत्रकार महोदय को एक बहुत सिंपल चीज बता देता हूं। सर सुन लीजिए, आप मेरा लोग सवाल है, राजनीति थोड़ा नहीं सा कर रहे मेरी हैं, बात सुन आप लीजिए लोग कन्वीनियंस, आप जो बात पॉलिटिक्स फॉर बोलना चाह रहे कन्वीनियंस हैं। करते हैं। जब पॉलिटिक्स फॉर नहीं। कन्वीनियंस हो जाता है ना कि नहीं, भैया नहीं, मुझे तो- सूट करेगा तो मैं एयर कंडीशन से निकलूंगा, जिंदाबाद कर दूंगा। सिवाय ट्विटर के उत्तर प्रदेश में बता दीजिए कौन सा नेता आज राजनीति कर रहा है, महंगाई पे बात कर रहा है? आपने महंगाई पे बात की है, आपके पास 5 बिंदु बता दी इसमें महंगाई कम हो जाएगी। आपके पास कुछ नहीं, इस समय कोई खाका तैयार नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट तैयार नहीं। मित्रवर, सिर्फ बातें। मैं आपको बता देता हूँ, बताइए गंभीर होके सुनिएगा। जनता ने अभी अभी उनको बहुमत से जिताया है, अच्छे खासे बहुमत से जिताया है। बहुमत का हम भी सम्मान करते हैं। अभी 2-4 महीने आप रुक जाइए, उसके बाद आप धरने प्रदर्शन हमारे भी देखेंगे। अच्छा, 2-4 महीने के गर्मी निकलने का इंतजार कर रहे हैं कि हम हमारा कलर काला ना हो जाए। ऐसा नहीं होता है कि देखिए नेताजी, देखिए बहुत अच्छी आप बात बोल रहे हैं। ये नहीं समझ में आ रहा 4 महीने का आपको ब्रेक क्यों चाहिए? अच्छा, आप भी चाहे इटली या थाईलैंड जाना चाह रहे थे क्या? आपको भी जाना है नेपाल में थोड़ा मतलब रिलैक्स होने के लिए? कैसी बात करते हैं आप? राजनीति में है, आपको राजनीति 24/7 365 डेज करनी चाहिए। आपको 3 महीने 4 महीने का ब्रेक ठीक है हरकुंशी जी, ठीक है। अब देखिए, ये आपकी पार्टी का विषय है कि आप आज से करेंगे या 4 महीने के बाद करेंगे, लेकिन विपक्ष में अगर बैठे हैं तो मुझे लगता है कि आपके लिए हर एक दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगले दिन से भी करेंगे तब भी जनता आपके साथ जुड़ेगी। उसके बाद हम उनके ठीक है, एक सेकंड त्रिवेदी जी, शरद त्रिवेदी जी, सम्मान करना होता है। नहीं ठीक है शरद त्रिवेदी जी, देखिए जो सूट करता है इसलिए जानबूझकर इस तरह की चर्चाओं को हवा दी जाती है ताकि असल मुद्दों से जो दिमाग है या जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाए या उससे जनता डाइवर्ट हो जाए। इसको इस तरह से देखते हैं? नहीं चित्रांश जी, देखिए ये जो महंगाई का मुद्दा सब लोग उठा रहे हैं, उसमें आपको बता दूं कि हमने यूक्रेन पे हमला नहीं किया, लेकिन यूक्रेन पे हमले से जो बातें निकल के आई हैं, जिसमें गैस महंगी हो गई, उसमें गैस प्लांट बंद हो गए हैं, जिस वजह से कोयला महंगा हो गया। जो 180 रुपए टन था, वह $180 टन था, वो $400 पर टन हो गया है, जिसकी वजह से बिजली की आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है। हम लोगों ने रेट बढ़ाए हैं, और जिस तरह पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रेट बढ़े हैं कि सब 45 से लेके वो आज 90 तक पहुंच गया है, वो हमारी वजह से नहीं हुआ। और वायरस हम लेके नहीं आए थे, हमने वायरस पैदा नहीं किया था। वायरस के दौरान जिस तरह पूरे एरिया को लॉकडाउन सील किया गया था, लेकिन सरकार तो शायद इन समस्याओं के समाधान के लिए होती है ना, कि आप तो कारण गिनाने लगे, समाधान कैसे देंगे जनता को? भाई आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? सवाल तो ये है। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ कि ये मुद्दा अभी नहीं है आज का। जैसे चुनाव के टाइम में आपने एक बार भी प्राइस नहीं बढ़ाया, उस समय भी युद्ध तो चल ही रहा। आयुष जी, मुझे अगर मौका देंगे, मैं शरद जी की बातों का थोड़ा सा चिंतन करना चाहता हूँ। ये मुझे बता दीजिए शरद बाबू, आज जो कोयला की शॉर्टेज है, जो पावर प्लांट में नहीं जा पा रहा है, वो क्या विदेश से आता है? वो विदेश से नहीं आता है। नंबर 1 आपको मैं बताता हूं क्या क्या चीजें आप सर देखिए, एक होता है कि आप सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन आप गलत बात बोलेंगे उसके साथ हम नहीं खड़े हैं। आपने बताया पेट्रोलियम के प्राइस कितने बढ़ गए? प्रति बैरल कितना है? $90 प्रति बैरल है ना। आपको रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, रशिया 30-40% आपको डिस्काउंट देने को तैयार है। वो पेट्रोलियम, देखिए सर, पेट्रोलियम पे माइनस कर लिया। आप गैस पे क्या बात कर रहे हैं? गैस के प्राइस क्यों ज्यादा हो गए? गैस के प्राइस क्यों ज्यादा हो गए? सीएनजी बताइए आप मुझे, सीएनजी के प्राइस अगर आप जस्टिफाई कर रहे हो कि सीएनजी का प्राइस आप विदेश से मंगाते हो सीएनजी। देखिए शरद जी, आपका बड़ा मैं सम्मान करता हूं, सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन इस तरह के तर्क दे करके लोगों को भ्रमित करना गलत है। सीएनजी में क्या करना होता है? मशीन होती है जो नेचुरल रिसोर्स क्रिएट करती, नेचुरली बनाती है, उसमें आपको विदेश से मंगाने की क्या जरूरत है? पीएनजी हमारे यहाँ नहीं होता, ये आयात अच्छा सीएनजी मतलब आप विदेश से लेके आते हो? अरे सर, मुझे मेरा थोड़ा नॉलेज थोड़ा बहुत बढ़ गया। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने ऐसी बात बोली, सीएनजी आप विदेश से मंगाते हो। अरे सर रहन दीजिए, कोयला विदेश से मंगाते हो? अरे कोयला आप ये बोल सकते हैं जो यूपी, जैसे पावर में
प्लांट में जो कोयला लगता है उसका आयात करते हैं। कंजप्शन 2.5% बढ़ गया, यानी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड 2.5% बढ़ गई, इसलिए कंजप्शन ऑफ कोयला भी बढ़ेगा, तो उसकी सप्लाई की जरूरत होती है। मैं मान लेता आपकी बात, लेकिन आप ये बोल रहे हैं भाई विदेश में यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, कोयला बढ़ गया, ये तो तर्क नहीं होता कुछ। शरद जी, आपसे ऐसी उम्मीद मुझे बिल्कुल नहीं थी कि आप इस तरह के तर्क देंगे। चलिए ठीक है, मैं अब्बास हैदर जी को शामिल करता हूं। ठीक है, चलिए आप लोगों ने कहा महंगाई और इन विषयों पर देखिए चर्चा नहीं होती, इसी चर्चा में हम देखिए महंगाई पर चर्चा करने लग गए, विषय दूसरा है। अब्बास हैदर जी, ये बार बार देखिए सवाल क्यों उठ रहा है नेतृत्व को लेकर के? खासतौर से हम लोग देखते हैं कि एक तरफ जय शिवपाल यादव सवाल उठाना शुरू कर देते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि एक मुलाकात हो जाती है जयंत चौधरी की, वो भी जाकर के आजम खान से मिल लेते हैं, ओम प्रकाश राजभर भी मुलाकात करते हैं, लेकिन बाद में खंडन करते हैं कि नहीं हमारी ये मुलाकात राजनीतिक ना समझें। ये गठबंधन को लेकर के संशय की स्थिति क्यों बनी हुई है अब्बास हैदर जी? कोई संशय नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, 2.5 गुना सीटें हुई, 1.5 गुना वोट परसेंटेज हमारा बढ़ा, बहुत अच्छा चुनाव समाजवादी पार्टी ने लड़ा। यकीनन भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, उन्होंने हमसे वोट परसेंटेज 4% ज्यादा मिला उनको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं संशय है या कोई हमारे जो समर्थक हैं, जो हमारी समाजवादी पार्टी के जो सहयोगी दल है वो कहीं जा रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। लेकिन इन विषयों पे बात क्यों हो रही है? जैसा अभी पहले हमारे साथी ने कहा कि ताकि जो असल मुद्दे हैं उनसे ध्यान जनता का भटके। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ तथ्य रख रहे थे, तथ्यात्मक रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं, जब आप महंगाई की बात करते हैं ये बताएंगे रशिया, यूक्रेन, चाइना, नेपाल, इंडोनेशिया और ये सब बातें करने लगेंगे, जबकि सत्यता ये है कि जब $55 प्रति बैरल रेट था क्रूड ऑयल का, तब जो है 110 रुपए 100 रुपए में ये पेट्रोल दे रहे थे हमारे देश में। और जब क्रूड ऑयल का रेट जो है, आप समझिए इससे पहले की जो सरकार थी उसमें करीब करीब $108-109 प्रति बैरल क्रूड ऑयल का रेट था, तब 70 रुपए में पेट्रोल मिल रहा था। ये हुआ है भारत देश में। तो महंगाई जो है क्रूड ऑयल के रेट घटने के, आज भी क्रूड ऑयल का रेट 108 से नीचे है जो यूपीए की सरकार में था, लेकिन तब भी जो है ये पेट्रोलियम पदार्थ महंगे बेचे जा रहे हैं। अब इसको आप यूक्रेन और रशिया को दोष दे तो ये गलत है। दूसरी बात, इन्होंने जीडीपी की, कई इकोनॉमी की बात करी, तो भैया कोविड की बात करी, तो सत्यता ये है कि कोविड से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यूपी की जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो 4% पहुंच गई थी, जबकि समाजवादी पार्टी सरकार ने 11% जीडीपी ग्रोथ रेट छोड़ी थी जब हम सरकार से गए हैं। तो इन्होंने काम कुछ नहीं किया है, असल मुद्दों से इनको भटकाना है, इनको ऐसे विषयों पे बात करना है जिसपे जो है जनता का ध्यान असली मुद्दों पे ना जाए। आज क्यों ललितपुर की बात नहीं कर रहे हैं? क्यों इस तरह से अराजकता व्याप्त है उत्तर प्रदेश के थानों में, इस तरह से अराजकता व्याप्त है उत्तर प्रदेश की सड़कों में? पिछले 1.25 महीने की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें एक काम उत्तर प्रदेश में हुआ कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी की स्वयं की सुरक्षा बढ़ी है, जिसके अलावा उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं हुआ है। सिर्फ इन्होंने खबर बनाने का काम उत्तर प्रदेश में किया और कुछ भी नहीं किया है। आज अगर ये बात करें महंगाई की, बेरोजगारी की, आज अगर ये बात करें जिस तरह से अराजकता व्याप्त है, कितने बलात्कार एक दिन में उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं? पिछले अगर आप आंकड़ा निकाले पिछले 1.5 महीने का, तो 150-200 से ज्यादा बलात्कार उत्तर प्रदेश में हुए हैं। कितनी हत्याएं हुई उत्तर प्रदेश में? आप इसकी बात करें, इस पे बात नहीं करेंगे। क्यों अराजकता व्याप्त है? आप बुलडोजर की बात करते हैं कि बुलडोजर खड़ा कर देते हैं आप, तो उत्तर प्रदेश की जो जनता है, जो उत्तर प्रदेश के अपराधी, वो डर गए। अगर वो डर गए तो ये अपराध कौन कर रहा है उत्तर प्रदेश में? यकीनन ये सिर्फ न्यूज बनाने का बंडा है, ये कोई जनता से जुड़े मुद्दे नहीं है कि कहीं पर भी अपराध को रोकने में सरकार जो है अंकुश लगाने में नाकाम रही है। पॉलिटिकल पार्टी है तो जनता से तो सब जुड़े हुए हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कुछ मुद्दे प्राथमिकता पर हो सकते हैं, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनकी चर्चा हो जानी चाहिए। संजय राणा जी, क्योंकि ये जो बात बार बार कही जाती है कि देखिए ये इसलिए है क्योंकि असल मुद्दों से हम लोग ध्यान भटका ले जाएं या उस पर हम डाइवर्ट हो जाएं, लेकिन यही पॉलिटिकल पार्टियां तो है ना जो कि इन्हीं तमाम गुणागणित से सत्ता तक पहुंचती हैं और उसके बाद नीति निर्धारक हमारी बनती हैं। तो ऐसे विषयों पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? और मुलाकात क्या इतनी सीधी सपाट है? समझ लेना चाहिए कि नहीं भाई महंगाई बेरोजगारी से हटाना है, इसलिए ओम प्रकाश राजभर जाकर के मिल लिया 2 मंत्रियों से। नहीं आयुष जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि इतना आसान नहीं, इतना स्टेट नहीं जितना हम लोग सोच रहे हैं और जितना हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि महंगाई का जो मुद्दा है, बीजेपी के अंदर एक खूबियां है, मैं बहुत मुखर होकर बोलता है इस चीज़ों को, लोगों को बुरी भी लगती है, ये अपनी बातों को कन्विंस बहुत प्यार से कर लेते हैं और इनको मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ। जैसे महंगाई का हुआ, क्रूड ऑयल 106 रुपये, तकरीबन 104 से 6 रुपये के डॉलर में फ्लैक्चुएट कर रहा है। लेकिन जैसे हमारे अब्बास भाई बोल रहे थे कि यूपीए समय में कम था, देखिए यूपीए समय में सब्सिडी मिलती थी, सब्सिडी 2013-12 में खत्म कर दी गई थी, तो उसमें बहस पे नहीं जाना चाहता हूं। देखिए जो भी महंगाई बढ़ती है वो बढ़ती है। जी सर, बोल लूं फिर आराम से बोलिएगा।
तो देखिए ऐसा है कि जो भी महंगाई बढ़ती है आयुष भाई, वो बढ़ती है सिर्फ ऑयल से, ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, सप्लाई चेन सब कुछ इससे रिलेटेड है। तो ये जब बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली महंगाई भी बढ़ती है और सब कुछ का इंपैक्ट आता है। तो ये जो विपक्षी पार्टी है, मैं इनको तो बोलता हूं कि अगर इनको भारतीय जनता पार्टी को घेरना है तो भारतीय जनता पार्टी की तरह ही स्ट्रेटजी बना करके उनको मैदान में आना पड़ेगा। एक सेलेक्टिव स्ट्रेटजी, आज कुछ स्ट्रेटजी, कल परसों स्ट्रेटजी अलग होगी, तरसों अलग होगी, इस तरह की स्ट्रेटजी में कभी भारतीय जनता पार्टी को आप घेर नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत सिस्टमेटिक अप्रोच में चलती है और सक्सेसफुल भी है। और आज के दिन में भी आप माने या ना माने, वो जनता को 60-70% जनता को कन्विंस कर चुके हैं कि महंगाई जो है यूक्रेन वॉर से, जबकि यूक्रेन वॉर के पहले से भी महंगाई थी, ऐसा नहीं कि फरवरी के पहले महंगाई नहीं थी, आज महंगाई अचानक बढ़ गई है, नो डाउट बढ़ी है। तो ये आपको ना सकारात्मक चीजें करनी होंगी, चीजों को सिस्टमेटिक ढंग से प्लानिंग के तहत आप लोग अगर सरकार को घेरेंगे तो काम हो पाएगा, लेकिन सिर्फ प्रादेशिक लेवल पर नहीं चाहिए, सेंटर में भी आपको एक तरह से स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। सारे विपक्षियों को प्रधानमंत्री से मिलना पड़ेगा, अपनी बातों को रखना पड़ेगा, जनता की बातों को भी रखना पड़ेगा। अगर हम बोलते हैं आयुष जी, मैं 30 सेकेंड और लूंगा, अगर मैं बोलता हूं उत्तर प्रदेश में पेट्रोल डीजल के प्राइस ज्यादा है और उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेवार है, तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे, क्योंकि राजस्थान में उससे ज्यादा है, महाराष्ट्र में उससे ज्यादा है, छत्तीसगढ़ में उससे ज्यादा है। तो ये क्या होता है ना, वेस्ट बंगाल में उससे ज्यादा है। तो ये जो सरकारें हैं, विपक्षी हो चाहे पक्ष की हो, यानी बीजेपी और नॉन बीजेपी की हो, तो दोनों को बैठ के अगर काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के जनता को कुछ आराम मिल सकता है। अदरवाइज ये आरोप अगर आज उत्तर प्रदेश में आप लगाते हैं तो ये बोल देंगे भैया अपना भाजपा, आप देख लो राजस्थान का देख लो हालत, महाराष्ट्र का हालत देख लो, वहां पे तो बहुत ज्यादा है, फिर आपके पास जवाब नहीं होगा। रहा मुलाकात की बात, देखिए मुलाकात में राजनीति है, हर आदमी को एक स्वतंत्रता है, हर पार्टी को स्वतंत्रता है कि कहीं पे जाकर के किसी के साथ भी गठबंधन करे, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब जब तक गठबंधन के लिए सारे समीकरण सेट नहीं हो जाते तब तक वो अपने पत्ते खोलेंगे नहीं। हमें नहीं लगता इसमें कोई बुराई है, लेकिन हाँ, जैसे राजभर के जी के प्रवक्ता जी हमारे भाई बोल रहे थे, अगर इनके जो टारगेट है या इनका अप्रोच है महंगाई पे है, जनता पे है, बेरोजगारी पे है, तो हम इनका स्वागत करेंगे, लेकिन स्वागत तब करेंगे जब आप रास्ते पे आएंगे, हम लोग के लिए लड़ेंगे, आम जनता के लिए लड़ेंगे। जैनेंद्र जी, देखिए आयुष भाई, मैं दो चीजें पहले करेक्ट कर दूं। शरद भाई ने बोला कि रूस यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, लेकिन युद्ध की बात कहां से आ गई? अभी गई हुई लोकसभा में जो मार्च अप्रैल में चल रही थी, इसी में प्रधानमंत्री जी खड़े होके बोलते हैं कि जब नेहरू जी 15 अगस्त को लाल किले से भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि कोरिया में युद्ध चल रहा है, और ये कह के उन्होंने महंगाई से पल्ला झाड़ लिया और कहा कि महंगाई तो तुम लोगों के लिए होगी, लेकिन मेरा कोई महंगाई में हाथ नहीं है क्योंकि कोरिया में युद्ध चल रहा है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, युद्ध की वजह से कैसे महंगाई आ गई? क्या टमाटर फेंक के लड़ाई कर रहे हैं या नींबू फेंक के लड़ाई कर रहे हैं? मुझे ये बताइए, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे ये बताइए कि जो भी क्रूड ऑयल है, तो क्रूड ऑयल जो है, वो क्रूड ऑयल अगर पहले $110 था और आज भी अगर $110 है, तो वो आपके टाइम पहले 70 रुपए मिलता था, आज 110 रुपए 105 रुपए मिल रहा है। वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपने एकदम 9 रुपए से लेके उसके ऊपर टैक्स पहुंचा दिया। जो सेस की मैं बात कर रहा हूं, वो पहले 32 रुपए पहुंचाया, चुनावों को देखते हुए जब हिमाचल में आपकी सीटें हार गए तो आपने उसको 26 रुपए 27 रुपए पे टैक्स लिया है। अब भी टैक्स बहुत ज्यादा है कलेक्शन। और जब पिछले 2 साल जब क्रूड ऑयल का दाम $20 तक गया था पर बैरल, तब आपने सरकार ने, मेरा कहने का मतलब सरकार ने अपने रिजर्व भरे थे उस सस्ते तेल में, लेकिन उसका फायदा जनता को नहीं पहुंचा। आज की डेट में रूस आपको $30 से $35 सस्ता दे रहा है, लेकिन भारत सरकार उससे ना के बराबर ले रही है, जबकि अंबानी जी ने 3 महीने के अंदर 15 मिलियन गैलन तेल खरीदा है उनके साथ, जो अगले महीने से आना भी शुरू हो जाएगा। और मैं जानना चाहता हूं सरकार क्यों नहीं ले रही है और अंबानी जी क्यों ले रहे हैं रूस से सस्ते दामों में, ये जानना चाहता हूं। दूसरी चीज मैं जानना चाहता हूं, आपने एक और कोयले की बात कही। कोयले के उत्पादन में भारत पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है, कोयले की खपत में भी दूसरे नंबर पर है, कोयले के भंडारण में 5वें नंबर पर, कुछ इस तरह का डाटा है। अब ये पूरी सरकार का निकम्मापन है कि कोयले की इस देश में कमी हो रही है, क्योंकि सरकार के अलग अलग विभागों के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। चाहे
वो रेलवे का हो, चाहे वो बिजली चलिए हरवंशी जी, देखिए आप लोग चर्चा को घुमा के आखिर महंगाई पर ले गए, लेकिन मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ हरवंशी जी फिर ये है, चलिए ठीक है महंगाई के साथ जोड़ा आपने, लेकिन मैं ये कह रहा हूं हरवंशी जी, चूंकि आपके मैं पहले रिएक्शन पर जाऊंगा, आपने कहा कि राजनीति में संभावनाओं की गुंजाइश हमेशा होती है। कल को आपके जो विषय हैं, जिस विषय पर आप लोग अलग हुए थे, एक साथ हो जाएंगे तो हरवंशी जी कैसे डिफेंड करेंगे फिर आप? उस समय महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे इशू आपको डिफेंड करने पड़ेंगे क्योंकि आप इनके सहयोगी बन जाएंगे। नहीं, देखिए सहयोगी बनने का मतलब ये नहीं है कि आपकी सारी कमियां मेरे ऊपर आ गई। मेरे कुछ मुद्दे हैं और भाजपा के कुछ अलग मुद्दे हैं। अगर कुछ मुद्दे जो जिनको लेके हम चले सरकार के साथी होंगे तो हर चीज में भागीदारी हो जाएगी ना, और संभावनाएं हैं, क्योंकि ना तो ओम प्रकाश राजभर ने इनकार किया, देखिए ना दयाशंकर सिंह ने इनकार किया, ना यहाँ पे बैठे हुए शरद त्रिवेदी जी ने इनकार किया। भाई राजनीति में संभावनाएं रहती है। अब 24 से पहले क्या करेंगे फिर आप ये बताइए। उसके लिए बिल्कुल भागीदारी होगी, उसके लिए पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार रहेंगे। अगर जब पिछली बार हमारे नेताजी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सत्ता में भाजपा के साथ थे, तो सबसे मुखर नेता सत्ता की आलोचना करने वाले भी वही थे, और उस समय विपक्ष नहीं बोलता था, तब भी माननीय ओम प्रकाश आयुष जी देखिए, जैनेंद्र जी ने एक्सेप्ट कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ टाई अप हो रहा है, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया डायरेक्टली। इसलिए मैंने पूछा ना कि उस समय बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा मुश्किल होगा ये डिफेंड करना, इसलिए मैंने सवाल ढूंढा ये। ठीक है, शरद जी से मैं एक रिएक्शन लेता हूं। देखिए घूम फिर कर सवाल सारे शरद जी के लिए। शरद जी केवल हमारी पार्टी ही थी और कोई नहीं था। राजनीति में संभावनाएं तो है ना, मैं तो केवल उस बयान पर हूं कि संभावनाओं से इनकार तो ना आप कर रहे हैं ना मैं कर सकता हूं, चली आ रही और है, भविष्य किसी ने नहीं देखा, आपको बस बेहतर पता है कि क्या आपकी पार्टी में भी होगा। शरद जी मुझे ये बताइए, क्योंकि अब जैनेंद्र जी ने पहले जो पूर्वांचल के कुछ जिले हैं जहां पर हम ये कह सकते हैं कि सुभाषपा का वर्चस्व रहा, वहां पर इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा और वहां पर आपको नुकसान भी झेलना पड़ा है। क्या 24 में कुछ इस तरक्की की सुगबुगाहट है? क्योंकि दयाशंकर सिंह भी इस बात को कह रहे हैं कि हम इनकार नहीं कर सकते, राजनीति में तो संभावनाएं हैं भी। और दूसरा, थोड़ा महंगाई को लेकर के जो सवाल उठे थे उसका भी जवाब दे दीजिएगा शरद जी। देखिए चित्रांश जी, हमने पहले भी कहा कि राजनीति विकल्पों का खेल है। इसमें क्या विकल्प, कौन किसके साथ किसका लिंक बनता है, किसको लगता है कि नहीं हम राजनीति इसके साथ बेहतर कर सकेंगे, किसके साथ नहीं कर सकेंगे, ये समय और काल देख के उसके बारे में फैसला लिया जाता है। अभी तो चुनाव खत्म हुआ है, अभी 2 महीने हुए चुनाव खत्म हुए, तो अभी तो हम लोग सरकार में आए हैं, हम लोग जनता के लिए बीजेपी तो हमेशा चुनावी मोड में रहती है। बीजेपी के प्रवक्ता के मुंह से तो शरद जी ये बात नहीं अच्छी लगेगी। आप लोग तो हमेशा ऑलवेज तैयारी में रहते हैं, अभी 24 की तैयारी में नहीं है, हर दिन चुनाव की तैयारी में रहते हैं आप तो। आज रात को 9 बजे चुनाव होगा तो उसके लिए भी तैयार है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ तो अंदर खाने चर्चा होगी ना। त्रिवेदी जी आप भी बता दीजिए, अब जयेंद्र जी नहीं बता रहे हैं, आप बता दीजिए कि संभावना है क्या 24 से पहले ओम प्रकाश राजभर के साथ? संभावना तो हर चीज की है, किसी पे हम मतलब अभी से नहीं, कोई मतलब ज्योतिषी नहीं जो हम तय कर लेंगे कि आगे क्या होने वाला है। अगर कोई ऐसा बात बनेगी, जो भी राष्ट्रवादी या राष्ट्रहित में सोचने वाली पार्टियां हैं या लोग हैं, उनके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। हम लोग हमेशा तैयार हैं, लोग आते हैं जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि दोबारा कोई इस तरह का विकल्प बने तो सब लोग तैयार हैं, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन त्रिवेदी जी महंगाई के मोर्चे पर आपको घेर रहे हैं बराबर है, तो हम लोग करेंगे। और कह रहे हैं कि बार बार वही सवाल है कि देखिए आप लोग तमाम मुद्दों को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करते हैं, इसीलिए क्योंकि आप लोग अपने उन मुद्दों से भागना चाहते हैं। नहीं, महंगाई पे कुछ नहीं बताया शरद भाई ने इस बार, जबकि आपने सवाल भी किया था महंगाई पे भी जवाब देने का। तो मैं महंगाई के बारे में सुनना चाहता हूँ कि महंगाई कैसे कम होगी। ये बिजली की समस्या हो गई, या महंगी सब्जियों की समस्या हो गई, महंगी सीएनजी एलपीजी की समस्या हो गई, महंगे पेट्रोल डीजल के दाम हो गए, इनसे कैसे आप छुटकारा दिलाएंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ। और सरकार इतने पैसे लगा कहाँ रही है, जबकि हर चलिए, लेकिन हरवंशी जी साथ जाइएगा तो जरा ये ले लीजिएगा रिटर्न में कि उसका प्रोफार्मा क्या है, क्योंकि फिर उसके बाद ये जो सवाल है वो आपके लिए भी आ जाएंगे घूमकर। मैं हरवंशी जी के जवाब दे देता हूँ इस चीज का, बहुत ही बढ़िया, कि जो कांग्रेस के समय में जो कम किया गया था पेट्रोल, पहले तो जैसे राणा साहब ने कहा कि सब्सिडी दी जाती थी, सब्सिडी खत्म हो गई हम लोग, और उसके बाद कांग्रेस ने ऑयल बॉन्ड इशू किए थे। ऑयल बॉन्ड का मतलब यह है कि आप उधार लेके आप सस्ता कर दीजिए, हम फ्री कर सकते हैं, पेट्रोल बिजली सब कुछ फ्री कर सकते हैं, किसी चीज के पैसे लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फौज को घर भेज देते हैं
हम लोग सारे जितनी पुलिस फौज सबको घर भेज देते और सब कुछ फ्री कर देते, कोई चीज का पैसा नहीं लगेगा। आपने और अभी दूसरी पिछले चीज ये है महीने जो की जो पेंशन नहीं मैं दिए आपको बता रहा हूँ आरोपी में, कि पहली हम बात लोगों मैं ने बता दूं। दिल्ली की दूसरी चीज फ्रीक्वेंसी 1,45,000 मैं जवाब दे रहा हूँ, आप जवाब 1,45,000 करोड़ के जवाब जो दीजिए। बॉन्ड थे उसमें से 1,30,000 बकाया थे, 2026 तक 9,000 करोड़ रुपए करके उसकी अदायगी जानी है। हमें आपने करना पिछले है। 2 साल में 8 लाख करोड़ रुपया पेट्रोल से कमा लिया है। मुझे अब बताइए कि वो पैसा कहां गया? मैं बता रहा हूँ जनता के कहां पास गया। तो नहीं पहुंचा। नहीं मैं खाने के बता रहा ऊपर हूँ, जो मैं आपने बता रहा हूँ कहां प्रोग्राम गया। चलाया अरे 3 आप महीने सुन तो 6 लीजिए, महीने मैं का, बता रहा हूँ उत्तर पैसा प्रदेश कहां में गया। उस पर 1200 चलिए करोड़ ठीक है, रुपया मैं मुझे आपको लगता है बता रहा हरकुंशी हूँ जी कहां ये गया। डिटेल ले दिल्ली लीजिएगा और आगे अगर कोई संबंध बन जाते हैं या फिर आप उनके साथ शामिल हो जाते हैं तो मुझे लगा थोड़ा लोग आधी आधी बात आप दोनों रख सकते हैं। अभी मेरे पास समय नहीं है। आप लोग का शुक्रिया इस समय को निकालने के लिए और मेरे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो सवाल इस बात का था कि ओम प्रकाश राजभर ने मुलाकात की है, लेकिन मुलाकात के सियासी मायने अपनी जगह हैं, लेकिन राजनीति में चूंकि संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये जो मुलाकात हो रही है उसके लिए आगे इंतजार करिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपको नए रंग देखने को जरूर मिलेंगे। आज सवाल तो बनता है में मेरे साथ फिलहाल इतना है।